मॉर्निंग एवरीवन। डिफरेंशिएशन के बाद अगला टॉपिक कैलकुलस में है अपन का इंटीग्रल्स। इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन, ये क्या चीज़ होती है? अब नाम से ही समझ में आ रहा है, एंटी डेरिवेटिव, मतलब जो डेरिवेटिव था फंक्शन का उसका जस्ट उल्टा है, ये अपोजिट है। तो इंटीग्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालते हैं, तो इट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद क्या आता है? वो उसका इंटीग्रल होता है। तो इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव ऑफ दैट फंक्शन एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो बच्चों बेसिकली इंटीग्रल्स दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, डिटेल में तो इसके बारे में जानेंगे ही, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो उसका मतलब होता है एडिशन। हम एडिशन कर रहे हैं, एडिशन यानी कि सम, और सम में जो पहला एस होता है उसी को थोड़ा सा खींच दिया गया है, स्ट्रेच कर दिया गया है, तो ये बन गया। तो दिस इंटीग्रल साइन इज नथिंग बट एस। ये क्या है? इंटीग्रल साइन है। तो इंटीग्रल साइन इज एस। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन क्या है? सम है। आप कुछ टर्म्स को ऐड कर रहे हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हम लोग एडिशन कर रहे हैं। जब हम एडिशन कर रहे हैं, अगर हम आपको ये ना बताएं कि कहाँ से कहाँ तक एडिशन करना है, तो वो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको कह दें कि भाई आपको इंटीग्रेशन करना तो है, लेकिन ए से शुरू करना है, बी तक करना है, ए से बी तक, तो ये कहलाती है इंटीग्रल की लिमिट्स। और जब लिमिट लग जाती है तो इंटीग्रल्स हो जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। विदाउट लिमिट इनडेफिनेट, विद लिमिट डेफिनेट। इतना सा डिफरेंस है। अपने 7th चैप्टर में दोनों तरह के इंटीग्रल्स पढ़ने हैं, लेकिन बेसिक यही है। अगर ये समझ लिए तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस लिमिट ही रखना पड़ेगा। तो बेसिक आपको यहाँ समझना होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट। चलिए, तो ये समझ में आया इंटीग्रल्स दो टाइप के होते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब कहीं ना कहीं एडिशन होता है। लेकिन बच्चों जब भी हम मैथ्स में कुछ टॉपिक पढ़ते हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों इसके बिना क्या काम नहीं चल रहा था। तो पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि इंटीग्रेशन क्यों डिस्कवर किया गया। मेनली इसे डिस्कवर किया था एरिया निकालने के लिए। बाद में वॉल्यूम, सरफेस एरिया, प्रेशर, सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, लेकिन शुरू किया था एरिया निकालने से। एरिया फाइंड करने के लिए इसे डिस्कवर किया गया था। जैसे कि हम लोग रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, ट्राइंगल का एरिया जानते हैं, स्क्वायर का एरिया जानते हैं, है ना, ट्रेपेजियम का एरिया यानी कि नॉन फिगर्स का एरिया जानते हैं। लेकिन अगर हम आपको कह दें कि ये कोई कर्व है और इसका और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालिए, तो अपन के पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, तो फिर ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन इसी काम को बहुत आसान कर देगा आपके। कैसे करते हैं? अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना हो तो कैसे इंटीग्रेशन हेल्प करता है, उसकी बात करते हैं। अब लोग इसमें करते क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज किसी एक पॉइंट पे से हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक छोटा सा पार्ट, थोड़ी सी स्ट्रिप लेते हैं, और ये कर्व किसका ग्राफ है? सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स नाम के एक कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और थोड़ी ही डिस्टेंस पे यानी कि dx, जब बहुत छोटी डिस्टेंस होती है तो हम लोग dx कह सकते हैं। एक्स एक्सिस में कोई भी डिस्टेंस x कही जाती है ना, लेकिन हम बहुत छोटी डिस्टेंस ले रहे हैं, तो लेट इट इज dx। क्या आप बता सकते हो कि ये क्या है? ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? y एक्सिस में जब हम जाते हैं तो क्या बढ़ता है? y बढ़ता है, y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, तो ये डिस्टेंस y कही जा सकती है और ये x कही जा सकती थी, लेकिन इतनी छोटी है ये डिस्टेंस कि हम लोग इसको dx कह रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि एक आपको रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा होगा, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो अगर हमें इस एक स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो हम इसको कहेंगे कि L इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, थोड़ा सोच के बता दीजिए। y इंटू डी एक्स, क्या कह सकते हैं ऐसा? y इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये तो इसी का एरिया आया कि स्ट्रिप का। अब इंटीग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऐसे ही एन स्ट्रिप में, किसी भी पार्ट को एन स्ट्रिप में ऐसे ब्रेक किया जाता है और सारे स्ट्रिप के एरिया को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का काम इंटीग्रेशन करेगा। तो इतने सारे एडिशन हो रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं। एरिया क्या आया है? y dx, और y कौन था? fx। तो चूंकि हम तो निकाल रहे थे एरिया, लेकिन देख सकते हैं कि क्या आ गया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया। तो एरिया फाइंड करने के लिए अगर आपको इस एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, देन यू नीड टू इंटीग्रेट द फंक्शन
बस यही कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का। अब इस पूरे कर्व में, मान लीजिए इस पूरे कर्व में x की वैल्यू a से शुरू हो रही है, b पे खत्म हो जा रही है x की वैल्यू, तो लिमिट रखनी पड़ती है a टू b। हम एडिशन कर रहे हैं a से b तक, तो कुल मिला के एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन सीखेंगे और फिर हम सच में एरिया फाइंड करेंगे। तो वाई इट इज डिस्कवर्ड द इंटीग्रेशन, क्यों बनाया गया था, ताकि आपको एरिया अंडर द कर्व मिल सके। उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं इसके, बट स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, एरिया अंडर द कर्व से। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो बच्चों अभी हमने बात की है कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिशन। क्यों निकालते हैं, क्यों बनाया गया था इसे, ताकि अपन एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सके। अब जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में बात किए थे कि किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव का मतलब क्या है, उस फंक्शन के टेंजेंट की स्लोप होती है। ठीक, तो अब ये इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल क्या है, उस टेंजेंट लाइन का कर्व है इंटीग्रल। कर्व का टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या थी, डेरिवेटिव। अब लाइन का जो कर्व है वो क्या है, इंटीग्रल है, उल्टा है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली बात करते हैं, इसे अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नाम के पैराबोला, ये टी से पैराबोला आपको पता ही होगा कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का स्क्वायर हो जाता है वो सारे पैराबोला होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ यू शेप पैराबोला, और इसका जो ग्राफ है वो कैसा मिलता है, अपवर्ड पैराबोला होता है। प्लस एक्स स्क्वायर है तो अपवर्ड, माइनस एक्स स्क्वायर है तो डाउनवर्ड, ये तब पता है अपन को। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का हो गया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि नहीं आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ खींचो, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट हो जाएगा ये ऊपर, सेम पैराबोला मिलेगा लेकिन 1 पे काटेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है, फिर से चेंज कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोल दिया कि इसको बनाओ, फिर से शिफ्टिंग होगी, ऊपर 2 पे काटता हुआ एक पैराबोला होगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर हम कह दें कि नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का बनाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सब में थोड़ी शिफ्टिंग होती जा रही है। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इतना समझ आ गया कि हमने बहुत सारे पैराबोला बना लिए हैं आपको। अब जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग एक इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करते हैं। चलिए इस इंटीग्रल कांस्टेंट के पीछे की कहानी समझते हैं। कि सारे वो पैराबोला के इक्वेशन हैं जो है तो पैराबोला ही, लेकिन उनका इक्वेशन चेंज होते जा रहा है, जो कांस्टेंट है वो चेंज होते जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी कर्व के लिए जो टेंजेंट होती है उसकी स्लोप डेरिवेटिव होती है, तो इंटीग्रल क्या होता है, उस टेंजेंट का कर्व ही क्या होता है, इंटीग्रल। अब इन सभी पैराबोला के लिए मैंने एक टेंजेंट लाइन बना ली, ये टेंजेंट लाइन बना ली, इसकी स्लोप इसका डेरिवेटिव है। इस कर्व का डेरिवेटिव कौन है, इस टेंजेंट की स्लोप। इस कर्व का टेंजेंट ये है, तो इस कर्व के लिए डेरिवेटिव कौन है, इस टेंजेंट की स्लोप। इसके लिए टेंजेंट ये है, इसकी स्लोप इस कर्व का डेरिवेटिव है। इसी तरह से हमने सारे पैराबोला के लिए टेंजेंट लाइन बना ली है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कौन है, इस टेंजेंट की स्लोप। इसका डेरिवेटिव कौन है, इस टेंजेंट की स्लोप। इस कर्व का डेरिवेटिव कौन है, इस टेंजेंट की स्लोप। अब हम जानते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी टेंजेंट हैं, ये सारी टेंजेंट आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है, सेम होती है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सारी लाइन की स्लोप सेम है, और स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव। सभी कर्व के लिए जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सारी लाइन की स्लोप सेम है। तो ये कर्व भी तो इस लाइन को टच कर रहा है, ये कर्व भी इस लाइन को टच करना। अब बेसिकली सारी लाइन सेम है, तो अगर सारी लाइन की स्लोप सेम है, सबका डेरिवेटिव सेम है। अब हमें इंटीग्रल निकालना। इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल होता है लाइन को टच करने वाला कर्व। तो अगर सारी लाइन की स्लोप सेम है, तो चाहे मैं ये कर्व ले सकती हूँ, ये भी इसका इंटीग्रल होगा, 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 ये भी इसका इंटीग्रल होगा। यानी कि इन सभी लाइन के लिए अगर हम इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करें, तो हम इन सभी लाइन के लिए इनका इंटीग्रल चाहे एक्स स्क्वायर लिख दे, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दे, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दे, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दे, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दे, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख दे, क्या सबका टेंजेंट सेम होगी? यस। तो हर टेंजेंट को टच करने वाला कर्व भी तो सेम होगा। मैंने आपको अभी कहा था कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, उसके टेंजेंट को टच करने वाला कर्व।
तो कर्व आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई एक्सिस के पैरेलल में एक ऐसी लाइन खींच दूं और पूछूं कि भाई वो किस कर्व को टच कर रहा है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है या वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन खींची वो किस कर्व को टच कर रहा है, सभी को टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एंटी डेरिवेटिव की बात होगी, जब भी इंटीग्रल की बात होगी किसी फंक्शन के लिए, सपोज इस लाइन का इंटीग्रल हम इस कर्व के फॉर्म में शो करते हैं, तो इसका इंटीग्रल हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात सिर्फ ये हो रही है कि लाइन को टच करने वाला कर्व कौन सा है, तो सारे एक लाइन को टच कर रहे हैं। यानी कि जब इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात होती है तो ये सब लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग इन सब की जगह क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सी +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है कि एग्जैक्टली हमें कौन सा कर्व लेना है। सारे कर्व लिए जा सकते हैं, सब सही है। इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, जब भी हम एंटी डेरिवेटिव की प्रोसेस करते हैं, तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल कांस्टेंट। कैलकुलस की मेथड्स में आगे कई बार हम लोग इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड भी करेंगे, बट अभी ये डेफिनेट नहीं है कि क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इसलिए इस तरह के इंटीग्रल को क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और अगर वैसे इजी तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँ तो इनडेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जिसमें कि लिमिट नहीं होती है। अब फाइनली छोटी सी एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी जो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट जब शुरू हुआ था तब बनाई गई थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। वो ये कहता है कि अगर किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव कैपिटल F(x) है, डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन तो बदलता ही है ना, sin x cos x बन जाता है, तो सपोज स्मॉल f(x) फंक्शन का डेरिवेटिव कैपिटल F(x) है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये कहता है कि अब अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल f(x) आएगा। कैपिटल F(x) को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल f(x) आएगा प्लस c। इस अब हम ये समझ चुके हैं कि प्लस c क्यों ऐड करना है। बस यही कॉन्सेप्ट चलता है पूरे इंटीग्रेशन में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, और इसीलिए अब हम sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 10x आएगा प्लस c। अपने दिमाग में इस चीज़ को अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि डिफरेंशिएशन से कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है ये, इट इज़ नॉट ईजी। दुनिया कहती है कि कैलकुलस इज़ वेरी हार्ड, बट हम बनाएंगे इसको ईजी, पूरा तो इसको ईजिली एकदम हल्के से मत लेना, ये डिफ़िकल्ट है। जहाँ हम एक और डिफरेंशिएशन हर फंक्शन का कर पाते थे, हर फंक्शन का इंटीग्रल हम नहीं कर पाएंगे, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल हमारा बहुत बड़ा हथियार था, लेकिन इंटीग्रल का प्रोडक्ट रूल इज़ अ लास्ट टॉपिक ऑफ इंटीग्रल, वो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। मतलब उसमें ये नहीं करना है कि किसी कोई फर्स्ट फंक्शन मान ले, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन का क्वोशिएंट रूल था डिवीजन रूल, इंटीग्रल में कोई डिवीजन रूल नहीं है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होंगे जिसमें डिवीजन के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए रहेंगे, बट हम डिवीजन रूल लगा ही नहीं सकते। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी पूरे इंटीग्रल में, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास बच्चों 10 से 12 फॉर्मूले हैं, जैसे उसमें से एक ये है कि भाई sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, 10x। ऐसे 10 से 12 फॉर्मूले, उन्हीं का बस हम इंटीग्रेशन जानते हैं। उसके अलावा कोई फंक्शन आए तो करना क्या है, उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। मान लो कि ये आ जाता है, ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, बट हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई और उस फॉर्म में लाएंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। पूरे इंटीग्रेशन में यही चलेगा, फंक्शन को सिंप्लीफाई करके उस पैटर्न में बदलना होगा जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, तो फिर हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर होगा, ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। अब डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मूले। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से बने। कैसे आए सारे फॉर्मूले, स्मॉल f(x) का डेरिवेटिव कैपिटल F(x) का इंटीग्रल स्मॉल f(x). ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल का फॉर्मूला है sin x। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sin x, माइनस cos x प्लस c। यही बहुत गलती करते हैं बच्चे, sin x का इंटीग्रल कह देते हैं cos x, क्योंकि उसका डेरिवेटिव cos x होता था। अब बहुत क्यों डिफिकल्ट है आपका रास्ता,
क्योंकि अभी डिफ्रेंसिएशन कंफ्यूज करेगा आपको। जब तक डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे थे तो इंटीग्रल था नहीं कंफ्यूजन के लिए, लेकिन अब डिफ्रेंसिएशन से बहुत कंफ्यूजन होगा। कैसे रिजॉल्व होगा वो? प्रैक्टिस से। शुरू शुरू में कंफ्यूजन सबको होता है, प्रैक्टिस करनी है। cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव कौन था? sec स्क्वायर x। हम उसी का इंटीग्रल जानते हैं जो फंक्शन किसी का डेरिवेटिव हो। sec x tan x किसका डेरिवेटिव था? sec x का, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रल sec x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस cot x प्लस c। cosec x cot x का इंटीग्रल प्लस cosec, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका तो डेरिवेटिव भी वही x e पावर x ही था, तो e पावर x किसका डेरिवेटिव है? e पावर x का ही, तो e पावर x का इंटीग्रल e रेज़ टू x प्लस c। अब शिफ्टिंग भी लगे, हाँ समझ लेते हैं भाई, हम e पावर x का जानते हैं, ये होता है e की पावर ax, e की पावर 2x, e की पावर 3x, ऐसा कुछ हो है तो क्या होता है? e की पावर ax प्लस c। अपन डेरिवेटिव में क्या करते थे? a से मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रल में a से डिवाइड करेंगे, समझ गए? e पावर ax का इंटीग्रल e पावर ax अपॉन a, e पावर 2x का इंटीग्रल e पावर 2x अपॉन 2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? समझ आ गया? ये डिफरेंशिएशन में जो हम मल्टीप्लाई करते हैं अब डिवाइड, सब उल्टा होगा। अब चलिए 1/x किसका डेरिवेटिव था? log x का, इसलिए 1/x का इंटीग्रल होगा log, लेकिन mod x लगाना, क्योंकि log नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए mod लगाया जाता है, ठीक है। अब इसमें शिफ्टिंग भी ध्यान रखिएगा। 1/x का ये होता है, तो अगर x की जगह कोई लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर टर्म हो, तो भी ये फॉर्मूला लग जाता है। 1/x प्लस a दिखे तो क्या कह देंगे? log mod x प्लस a प्लस c। ये दिखे तो log mod x प्लस 3 प्लस c। समझ गए? 1/x का जैसे समझे वैसे ऐसे यहाँ पे कोई भी लीनियर इक्वेशन हो तो उसका समझ जाएंगे, बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पावर रूल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। पावर रूल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर x की पावर के लिए ये फॉर्मूला लगता है, सिवाय एक केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। n शुड नॉट बी -1, n -1 बस नहीं होना चाहिए। क्या है पावर रूल? x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है जबकि दूसरी ओर डिफरेंशिएशन में घटती थी, है ना? तो सब जब उल्टा ही हो रहा है यहाँ पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, हर पावर के लिए लग सकता है, सिर्फ किसके लिए नहीं लगेगा? -1। मन में तुरंत सवाल उठेगा कि भाई अगर -1 ही हो जाए तो क्या करना है? तो अगर n -1 हो जाए तब तो ये 1/x होगा, और तब तो अलग से फॉर्मूला है ही। क्लियर? सारी प्रॉब्लम सॉल्व? ओके। अब x की जगह कोई इक्वेशन भी होगा तो भी फॉर्मूला लग सकता है। x प्लस 1 की जगह x प्लस 1 है, आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो तुम। x प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। चलिए, ये सब क्या है? ये डेरिवेटिव है किसके? रिस्पेक्टिवली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। बच्चों ये किसका डेरिवेटिव था? साइन इनवर्स x का, इसलिए इसका इंटीग्रल है साइन इनवर्स x प्लस c। अच्छा, वैसे हम जानते हैं कि -1 अपॉन √1 - x² किसका होता है? कॉस इनवर्स x का होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा माइनस के साथ ही दिया रहे, माइनस नहीं भी दिया रह सकता। तो प्लस में रहेगा ना, तो तुम लोग इसको ये भी लिख सकते हो और साथ में क्या भी लिख सकते हो? माइनस कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हैं, जैसी जरूरत पड़े वो यूज़ करना है। प्लस हो तो ये प्लस साइन इनवर्स लिखना है, या फिर माइनस कॉस इनवर्स भी लिखा जा सकता है। इसको क्या भी लिख सकते हैं? माइनस साइन इनवर्स x भी लिखा जा सकता है, प्लस c। 1/1 प्लस x², इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x प्लस c। इसी को साथ में क्या भी लिख सकते हैं? माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c। ठीक है, चलिए प्लस वाला किसका होता था? sec इनवर्स x। दिस कैन बी रिटर्न sec इनवर्स x प्लस c, और साथ में इसको क्या भी लिख सकते हैं? माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस c। ठीक है, इसको डायरेक्ट -7 है तो फिर अगर माइनस ही दिया हुआ है तो आप इसको कोसेक इनवर्स x प्लस c लिख सकते हो। दैट इज ऑल्सो कैन बी रिटर्न माइनस सेक इनवर्स x प्लस c। ठीक है, अब हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, लेकिन अगर कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना हो, अभी हम समझे थे कि भाई इसमें हम ऐड कर रहे हैं तो एडिशन किसी का 0 कहाँ हो सकता है? तो कांस्टेंट का इंटीग्रल 0 नहीं होता है, जबकि डेरिवेटिव 0 था।
कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, ध्यान से सुनिए बच्चों। पूरे इंटीग्रेशन में या तो इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे या y के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में या थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ज़्यादातर तो x के रिस्पेक्ट में होगा, कुछ केसेस में थीटा वीटा आ जाएगा जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बाद में सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ जाएगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो अगर k का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो kx प्लस c होगा, ठीक है। अगर इसका इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो k का इंटीग्रल kt प्लस c, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में k थीटा प्लस c, तो चेंज हो जाएगा, वेरिएबल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब इसका लीनियरिटी रूल क्या कहता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर कांस्टेंट रूल पार्ट 2 कह सकते हैं इसको। जब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ हो तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, वो कांस्टेंट इंटीग्रल में पार्ट नहीं लेगा, इंटीग्रेशन में बाहर हो जाएगा और fx का इंटीग्रेशन आप कर दोगे प्लस फिर दूसरा कांस्टेंट भी ऐसे ही बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन gx आप कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो रूल समझ आए कि भाई अगर फंक्शन प्लस के फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन साइन सबके पास जाएगा, दो क्या 4-5 फंक्शन का सम हो रहा हो तो इंटीग्रेशन साइन क्या होता है, सबके पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीग्रल सबके साथ जाएगा, जस्ट डेरिवेटिव की तरह। अच्छा एक और बात, तो बच्चों अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 की बात की जाए, अब इंटीग्रेशन करना कैसे, इसको सबसे अच्छे से तरीके से सिखाया आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जो फॉर्मूले समझे थे उसको अब अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूले अपन पढ़े थे उनको अप्लाई करना। अक्षय तुम अलग बैठना उससे, वो बात कर रहा है, उसको तो पढ़ना नहीं है, तुम कम से कम पढ़ लो। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए बच्चों हमें रूट x को इंटीग्रेट करना है, ठीक। दो चीज़ें कभी मत भूलिएगा, पहला जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले हम लोग अपने पूरे इंटीग्रल को i नाम दे देंगे, i फॉर इंटीग्रल, ठीक है। और फिर जिसका इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, किसका इंटीग्रेशन करना है रूट x का, उसको लिख देंगे और dx लगा देंगे, मतलब इंटीग्रेशन साइन dx, ये लगाना नहीं भूलना है कभी बच्चों। अभी x की पावर हाफ को इंटीग्रेट करना है, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें से कोई यूज होगा। x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, ध्यान से देखिए जो लोग पहले नहीं पढ़े हैं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो ये आ गया x की पावर। अपने इतना तो अपन माइंड में भी ऐड कर सकते हैं, हाफ प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2। आगे से अपन क्या करेंगे, 3/2 को पलट के ऊपर ले जाएंगे तो 2/3, x की पावर 3/2 प्लस c, तो x की रूट x का इंटीग्रल ये होता है, ठीक है। ऐसे ही हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जो पावर टाइप का हो, x की पावर 10 का इंटीग्रल x पावर 11 अपॉन 11 प्लस c, ठीक है। मन में ही पावर एक बढ़ा देना और उसी से डिवाइड कर देना। सुमित समझ गया ना, तुमको समझ आ गया। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी का 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई अपना इंटीग्रल जो भी उसे आई नाम दे देंगे। फिर अभी देख सकते हो कि फंक्शन जो है दो फंक्शन का सम है, आपका इंटीग्रैंड, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं दैट इज इंटीग्रैंड, ठीक है। तो दो का सम है इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। इनडेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट जिसमें लिमिट नहीं होती है और डेफिनेट जिसमें लिमिट होती है। सबसे बेसिक इंटीग्रेशन है अपन का, तो इंटीग्रेशन का पहला स्टेप है फॉर्मूले याद कर लिए जाए, फॉर्मूले तुम नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। बेसिक इंटीग्रेशन हमें सिखाया गया 7.1 में। जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या याद रखेंगे, हमें ये 3 चीज़ें लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, वो फंक्शन डिफ़िकल्ट है ईजी है, कुछ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको यूज़ करना है पहले तो ये इंटीग्रेशन साइन, दिस इज इंटीग्रल साइन। जो फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है वो यहाँ लिखना है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। किसका करना है, वो भी इंटीग्रैंड कहलाता है, ठीक है। फिर क्या ज़रूरी है साथ में, dx लगाना। ये बताएगा कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर x के रिस्पेक्ट में तो dx लगेगा, t के रिस्पेक्ट में तो dt लगेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में तो d थीटा लगेगा, ठीक है। तो 1 2 3 ये 3 चीज़ें कभी नहीं भूलना है।
इंटीग्रेशन की, तुम यहाँ बैठ जाओ आयुष, यहाँ आगे बैठ जाओ, तुमको दिख नहीं रहा है। इंटीग्रेशन की कुछ प्रोसेस है, कुछ सीखेंगे हम लोग, उसके बाद ये चेंज होगा। वैसे ही बिल्कुल जैसे डिफरेंशिएशन के बाद फंक्शन चेंज होता था, तो इंटीग्रेशन करने के बाद मान लो कैपिटल एफ आ जाता है, तो यहाँ पे कैपिटल एफ लिख देंगे और एक कांस्टेंट ऐड करना जरूरी होता है इंटीग्रेशन में, इसे कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की, और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, तो अब अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है इंटीग्रेशन के बारे में, वो भी 7.1 से इंटीग्रेशन सीख सकता है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं, और 7.1 में तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ कौन सा, पावर रूल। जैसे डिफरेंशिएशन का पावर रूल था, वैसे ही इंटीग्रेशन का भी पावर रूल होता है। x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये याद रखना है, हर पावर के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, सिर्फ एक पावर को छोड़ के। कौन बताएगा? -1 में बस ये नहीं लग सकता है फॉर्मूला, n शुड नॉट बी -1। सवाल उठता है कि अगर n -1 हो जाए तो क्या करना है फिर? अगर n -1 ही हो जाए तो वो 1/x हो जाएगा, और 1/x के लिए एक फॉर्मूला अलग से होता है, 1/x का इंटीग्रल। ठीक है, तो हर पावर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है, जिसको कॉल्ड पावर रूल। और n मस्ट -1 नहीं होना चाहिए, और अगर n -1 हो जाए तो ये 1/x हो जाएगा। 1/x का अलग फॉर्मूला है log x। इंटीग्रल कांस्टेंट है ये, इंटीग्रेट करना। अगर x की किसी भी पावर को इंटीग्रेट करना, पावर रूल लगता है x की पावर 100 का, x की पावर 101 अपॉन 101 प्लस c। अगर रूट x को इंटीग्रेट करना हो, अब रूट x आ गया, रूट मतलब हाफ पावर, तो हाफ डायरेक्ट ऐड कर लो, हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसको क्या भी लिख सकते हैं, 2/3, तो x की पावर 3/2। बस पहली एक्सरसाइज में यही है। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इससे आराम से समझ आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, चलिए अपन वैसे कर चुके हैं इसको, कैसे किए थे इंटीग्रेट। जब अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी डिवीजन के फॉर्म में है, डिवीजन का तो कोई रूल है होता नहीं इंटीग्रेशन में, तो कुछ ऐसा करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि डिनोमिनेटर वाला टर्म हट जाए, सिंपल हो जाए, ताकि इंटीग्रेट कर सके। तो अपन क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, यहाँ पे आ जाएगा x -1, यहाँ ऑलरेडी x -1 ही है, अपॉन x -1। ठीक है, फिर x -1 दोनों में से कॉमन है, कॉमन लेंगे x² + 1 और x -1, x -1 कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, x² + 1, दोनों का इंटीग्रेट कर लेंगे। x² का इंटीग्रल x³/3, 1 का इंटीग्रल x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। समझ आ गया? फर्स्ट स्टेप में कॉमन लिए थे इन दोनों से, ये x -1 दोनों से कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, नाउ यहाँ से कुछ आवाजें आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, i = √x को अंदर मल्टीप्लाई। पहली बात याद रखिए इंटीग्रेशन में, सिंप्लीफाई द फंक्शन देन इंटीग्रेट। ये नहीं सोचना कि प्रोडक्ट रूल कुछ लग जाएगा, सिंप्लीफाई करना है। √x अंदर जाएगा तो √x × 1 x × √x, अगली बार लिख लेंगे उसको। √x मतलब x की पावर हाफ, और इसमें x की पावर 1 और हाफ जुड़ जाएंगे तो कितनी आ जाएगी। अब जैसे ही हमारा जो फंक्शन है वो x की पावर n के फॉर्म में आया, इंटीग्रेट कर दीजिए। x की पावर हाफ का इंटीग्रल 3/2, 1 में ही 1 ऐड कर लीजिए, 5/2 2/5 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसमें आई होप कि आप कर लोगे। चलिए अब 19 और 20 और देख लिया है।
तो ऑलमोस्ट हमने पावर रूल लगने वाला है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 यहाँ पे फिर से लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या कर सकते हैं इसमें, साइन कॉस में बदल के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, दिस इज tan स्क्वायर एक्स। क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट इंटीग्रल है tan स्क्वायर का, नहीं, हम सिर्फ उसी का फॉर्मूला इंटीग्रल जानते हैं जो किसी का डेरिवेटिव हो। tan स्क्वायर तो किसी का डेरिवेटिव नहीं था, तो इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रल आपको पता है, क्योंकि सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, tan x का, तो इसका इंटीग्रल है tan x। 1 का इंटीग्रल x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। हो गया, समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, पहले इसको देख लो। यहाँ पे भी ना आपका जो इंटीग्रैंड है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ना पहले सिंप्लीफाई करना होगा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, इसको अलग अलग ले सकते हैं अपन लोग, ठीक, अलग अलग ले लिए, टेकन सेपरेटली। अब सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई द फंक्शन देन इंटीग्रेट। देखते साथ ही बन जाएगा, ऐसा पहली एक्सरसाइज में भी नहीं होगा कि देखते साथ इंटीग्रेशन, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि उस फॉर्म में आ जाए जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो। अब बताइए बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बाई कॉस 10 और 1/cos, एक कॉस बचा है, 1/cos क्या होता है, सेक एक्स tan x हो गया। अब 2 फॉर्म बचे मिले हैं जिसका हमको इंटीग्रेशन आता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan x और सेक एक्स tan x का सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x था, याद है, तो इसका इंटीग्रल सेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, लिख लीजिए। 1/cos क्या होता है, सेक, तो 2 बाहर, 1/cos स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई, देखो यहाँ पे 2 कॉस हैं, तो एक बार कॉस को साइन के नीचे ला दिए तो साइन बाई कॉस 10 और एक कॉस बचा 1/cos थीटा इज सेक थीटा, तो सेक एक्स हो जाएगा। तो क्या बचा 2 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x माइनस 3, इसका इंटीग्रल सेक एक्स प्लस c, ये आंसर होगा। क्लियर नाउ, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफाई द फंक्शन देन इंटीग्रेट। यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, a माइनस बी का क्यूब लगा सकते हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू रूट एक्स का क्यूब क्या होता होगा, x रूट एक्स, तो क्या हम इसको x की पावर 1 प्लस, एक काम करते हैं पहले x रूट एक्स लिख देते हैं, माइनस 1/x रूट एक्स माइनस ये x हो गया 3 ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद 2 रूट एक्स है, एक कैंसिल, एक बच गया, प्लस 3, इसके बाद नीचे में 2 रूट है तो एक कट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, dx। नाउ पावर के फॉर्म में लाइए और इंटीग्रेट कर दीजिए, x की पावर 1 प्लस हाफ, नीचे में वही होगा x की पावर 3/2, ऊपर लेके आइए, x की पावर हाफ प्लस 3 ऊपर लेके जाइए। ठीक है, अब फटाफट से इंटीग्रेट कर, सब पावर के फॉर्म में आ गए। अब बोलते जाइए आप लोग, x की पावर हाफ का इंटीग्रल, एक जोड़ लो, ऐड कर दो, 3/2 में एक 5/2 इंटू 2/5, इसमें एक ऐड करिए केयरफुली, नेगेटिव होता है,
माइनस है ना ये, तो जब एक जोड़ोगे ना तो ये न्यूमेरिकली कम हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -½ अपॉन -½ और 2 चला जाएगा ऊपर। ऐसा कर लेते हैं, माइनस प्लस, ये पहले से माइनस था, -3 x⁻½ का इंटीग्रल 2/3 लिख सकते हैं, +3 x⁻½ -½ का इंटीग्रल -½ +1, तो क्या होगा +½ हो जाएगा। फाइनल आंसर 2/5 x⁻² +5/2, फिर ये 2 ऊपर आया, x⁻−½ 3 से 3 कैंसिल, 2 x⁻³ 6 x⁻½ +c। अभी देखिए जो अपने पास एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेट। जब तक अभी अपन ने तो इंटीग्रेशन की कोई मेथड भी नहीं पढ़ी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है फंक्शन, क्या बेसिक इंटीग्रेशन में ही आता है? यस, मैंने आपको कहा था सिंप्लीफाई द फंक्शन देन इंटीग्रेट। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आप डिफरेंशिएशन में एक बार पढ़ चुके हो, उसको कैसे किए थे उस क्वेश्चन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले। sin² प्लस 2 बाई नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे साइन डबल एंगल है ऑलरेडी, तो sin² प्लस cos², और sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, क्योंकि एंगल डबल है इसलिए हाफ करने की जरूरत नहीं है। अब ये देख सकते हो आप कि ये क्या हो गया, पूरा होल स्क्वायर है किसका है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है ये। हाँ, रूट से निकालना था उसको तो निकल गया इजीली, sin x प्लस cos x इजीली हो गया ये, sin x प्लस cos x। क्या इसका इंटीग्रल हमें आता है? बेसिक है, ये तो पढ़ा है अपन ने। हाँ, ऐसा क्वेश्चन था ना ये वाला, हाँ हाफ था, यहाँ पे 1 + sin x था तो इसलिए अपन आधे एंगल में कन्वर्ट किए थे। नाउ sin x का इंटीग्रल -cos x, cos x का इंटीग्रल sin x प्लस c, ठीक है, तो ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। बेसिक इंटीग्रल्स अपन का हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास से मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन चालू करेंगे, वो समझ तब आएगा, एडवांस है वो जब ये सब आता हो बेसिक, ठीक है। तो सब लोग प्रैक्टिस करके आएंगे 7.1 की।